जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का पेपर होना है। इसमें जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसी को देखते हुए 20 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या के साथ हम कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, व्याख्या के साथ करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और यहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई होने वाली हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जैसे कि बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, तो 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत और तीसरी एंड चौथी। तो 4 बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। चारों को हम लोग देखते हैं और इसका समय कब से कब था और स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे और शासनकाल। तो अगर पहली बौद्ध संगीत की बात करें, इसका जो समय था 483 ईसा पूर्व था। कितना? 483 ईसा पूर्व था इसका समय। और वहीं पर दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें, इसका समय था 383। कितना? 383। और तीसरे का था 250 ईसा पूर्व और चौथा था 98। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर कि स्थान कौन सा था, तो पहला राजगृह में हुआ था। कहाँ पर? पहला राजगृह में हुआ, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता थी महाकश्यप की, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और अगर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल था अजातशत्रु का। और दूसरी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सबाकामी की अध्यक्षता में। किसकी? सबाकामी की अध्यक्षता में। और शासनकाल था कालाशोक का शासनकाल था। किसका? कालाशोक का शासनकाल था। तीसरी की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह मोगालपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी और शासनकाल था अशोक का। शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीत यह कुंडलवन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र या अश्वघोष ने की थी और शासनकाल था कनिष्क का। तो पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, कनिष्क का शासनकाल था। तो अब बौद्ध संगीतियों से चाहे जैसे प्रश्न बने, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इस डायग्राम को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किसने किया था? फाहियान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फाहियान ने दौरा किया था। और उसने 401 से लेकर 410 ईस्वी तक भारत में निवास किया था। ठीक है, 401 से लेकर 410 ईस्वी तक भारत में निवास किया था। और वह 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में भी रहा और पाटलिपुत्र में रहते हुए उसने संस्कृत का अध्ययन भी किया था। किसने? फाहियान ने। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था? फाहियान ने दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है। तो कर्क रेखा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा यहाँ पर गुजरात, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात हो गए, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड के साथ हो गया पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो गया। और एक आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा से भारतीय राज्यों के गुजरने वाले राज्य हो गए, यानी 8 राज्य गुजरते हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो 53 का डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता है।
तो कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता है, बाकी राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा ये सभी गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? तो बात करें यहाँ पर स्वेज नहर, तो कह रहा है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? तो यह स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर किसके मध्य जुड़ी है? हिंद महासागर और भूमध्य महासागर के बीच जुड़ा हुआ है। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है या हिंद महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण कार्य जो है 1859 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1859 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और पब्लिकली जो है इसको ओपन कर दिया गया था व्यापार के लिए 1869 में। 1869 में इसे व्यापार के लिए ओपन कर दिया गया था। किसको? स्वेज नहर को। और स्वेज नहर की लंबाई की बात करें 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है या हिंद महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है आपको बताना है। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी। देखिए, आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, संस्कृत, संथाली, कश्मीरी ये सभी भाषाएं हैं। तो अगर बात करें 22 भाषाओं में, तो इस अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, शुरुआत में 14 भाषाएं थी और बाद में 1967 में सिंधी भाषा को इसमें ऐड कर दिया गया था। देन उसके बाद 1992 का समय आया और उसके बाद जो है कोंकणी और मणिपुर नेपाली को 1992 में ऐड कर दिया गया। ठीक है, 1967 की बात करें, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। और 1992 की बात करें, 1992 में KMN यानी कोंकणी, ठीक है, कोंकणी और यहाँ पर मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर दिया गया था। और आगे चलकर 2003 में और भाषाएं जोड़ेगी, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को ऐड कर दिया गया था। तो टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में KMN यानी कोंकणी, ठीक है, और कोंकणी के बाद किसको जोड़ा गया था? मणिपुरी को, फिर नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फारसी भाषा को नहीं ऐड किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक हो गया आपका टर्शियरी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि से रिलेटेड कार्य होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड होता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड होता है, पशुपालन करना, वानिकी से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आप तुरंत प्राथमिक क्षेत्र पर टिक कर दीजिएगा। दूसरा क्या होता है, जैसे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती हैं, विनिर्माण शामिल होता है। और वहीं पर तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या होता है? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सुविधाओं को दिया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? दुग्धालय शामिल हो जाएगा, क्योंकि यह कृषि से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, यानी बात कर रहा है OECD की बात कर रहा है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है। ठीक है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं OECD इसके बारे में। तो OECD का पूर्ण क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसका पूर्ण रूप होता है। बात करें इसकी स्थापना की, स्थापना हुई थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें, टोटल 38 देश इसमें सदस्य हैं।
ठीक है। टोटल 38 देश इसमें सदस्य हैं। स्थापना 1961 में हुई और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का एक किस प्रकार का संगठन है? यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि OECD किस प्रकार का संगठन है? तो अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य होता है। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक रूप से भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया OECD का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। स्थापना हुई 1961 में। टोटल इसमें सदस्य देशों की संख्या 38 है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल है? तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपाशा था। क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था? विपाशा था। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ब्यास जो है सिंधु नदी की जो है सिंधु प्रणाली का हिस्सा है। ब्यास किसका हिस्सा है? सिंधु प्रणाली का हिस्सा है। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी, ब्यास नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रा है। क्या है? रोहतांग दर्रा है। इसी रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है। और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, इसकी टोटल लंबाई 460 किलोमीटर है। और कुछ अन्य नदियों के नाम भी हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे जो उनका प्राचीन नाम है, जैसे हम याद करते हैं चिनाव। ठीक है, चिनाव नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाव का प्राचीन नाम है अस्किनी है। चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है। चिनाव का प्राचीन नाम अस्किनी है। और रावी की बात करें, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का है पुरुषणी है। क्या है? परुषणी है। परुषणी इसका प्राचीन नाम है। झेलम की बात करें यहाँ पर, ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्तता है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्तता है, इसका प्राचीन नाम। ब्यास का पुराना नाम क्या है? ब्यास का पुराना नाम हमने देख लिया है, इसका नाम है विपाशा है। और एक सतलज का बहुत पूछता है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो यह सतुद्री है। क्या याद रखिएगा? सतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम है। तो एक साथ आप याद रखिएगा, चिनाव का अस्किनी हो गया, रावी का परुषणी हो गया, झेलम का वितस्ता हो गया और ब्यास का विपाशा और सतलज का सतुद्री हो गया। अगला क्वेश्चन है अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखिए, प्राचीन भारत की बौद्ध कला और वास्तुकला का प्रसिद्ध नमूना क्या है? अमरावती स्तूप है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि प्राचीन भारत की बौद्ध कला या वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध नमूना क्या है? अमरावती स्तूप है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अमरावती का निर्माण जो है सातवाहन शासकों के समय में हुआ था। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों के समय में हुआ था अमरावती स्तूप का निर्माण। और बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। याद रखिए कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन आपको मिला होगा प्रैक्टिस सेट वगैरह में। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। अच्छा, मुगल शासन काल जो था उनमें अगर क्रम देखा जाए तो क्रम किस प्रकार आता है? तो सबसे पहले बाबर, ठीक है, मुगल शासकों का क्रम बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। इनका शासनकाल का क्रम है। तो भी कई बार पूछता है। और हुमायूं से कई बार देखिए किस टाइप का प्रश्न बनता है, हुमायूं से देख लेते हैं, क्योंकि हुमायूं से कई बार प्रश्न बना है। तो हुमायूं जो था मुगल वंश का दूसरा शासक था, जिसने दिल्ली में क्या किया था? दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। हुमायूं क्या किया था? दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ 2 युद्ध किए थे। कौन कौन से? एक तो चौसा का युद्ध किया था, ठीक है, 1539 में। और फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में, ठीक है, 1540 में, जिसे कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इसमें दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया, ठीक है, हुमायूं हार गया और हुमायूं को अपना राज्य छोड़ना पड़ गया। और उसके बाद इसका हुमायूं का जो अधिकारी था बैरम खां, इसी के सहयोग से 1555 में फिर से उसने राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, 1555 में फिर से इसने राज्य प्राप्त कर लिया हुमायूं ने। लेकिन बात 1556 की आती है, उसके 1 साल बाद। तो 1 साल बाद पुस्तकालय भवन में सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भैया यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और 1912 में राजधानी को वास्तविक स्थानांतरण किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार यहाँ पर पूछ रहा है। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो वास्तुकार यहाँ पर देखिए नहीं दिया है। अगर प्रमुख वास्तुकारों में बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, लेकिन यहाँ पर ताजमहल का वास्तुकार अगर पूछे तो इस तरह से उस्ताद ईसा हो जाएगा, ठीक है, उस्ताद ईसा खां हो जाएंगे। और प्रमुख वास्तुकार अगर पूछे, मुख्य वास्तुकार, तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। और ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में, ठीक है, बनवाया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो दाएं किनारे की नदियां, इसको याद कर लिए तो आसानी से याद हो जाएगा। तो गंगा के दाएं किनारे की जो 3 नदियां हैं, इसको याद रखिए। एक तो है सोन नदी, और दूसरी है दामोदर नदी, और तीसरी है यमुना नदी। ये आपके किससे मिलती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दाहिने किनारे से, ठीक है, दाहिने किनारे से। तो बाएं किनारे से नहीं है। तो भैया यमुना यही क्या है? यमुना बाएं किनारे से नहीं है, दाएं किनारे से। तो दाएं किनारे से, गंगा के दाएं किनारे से कौन नदी मिलती है? सोन नदी, और दामोदर नदी, और यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भैया केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। याद रखिएगा, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और ये भी देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1084 है, ठीक है, कितना है? 1084 है। और सबसे अगर कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा की है, 877 है। कितना है? 877 है। और भारत में लिंगानुपात की बात करें, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है, 943 महिलाएं हैं। तो इसको भी याद रखिए डेटा को। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? तो दीर्घ ज्वार कब आते हैं? 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को, पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव कौन कौन से हैं? एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक, ठीक है। जैविक
पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करें, इसमें पेड़ पौधे जंतु आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैविक घटक में इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु आते हैं। और जैविक घटक की अगर बात करें, इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक में हरे पौधे आते हैं, उपभोक्ता में इसमें जीव आते हैं जो हरे पौधे, पेड़ पौधे को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, किस पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास अधिकतम होता है? तो किस पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास अधिकतम होता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन का बायोमास सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से लेकर 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। और इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर दिया गया था। और यह किस पर आधारित थी? तो यह अगर बात करें तो यह आधारित थी, हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा, ठीक है। और यह इसमें किस पर आधारित थी यह योजना? इसमें उद्योगों का तेजी से वृद्धि करने के लिए आधारित थी। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास करना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या के साथ किया। और फ्रेंड्स, यह सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी जीके और कंप्यूटर की बुक है, इसको आप लेकर तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं 125 रुपये पेमेंट करके, और अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।